नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में 70 सीटों पर वोटिंग जारी। दिग्गज नेता वोट डालने पहुंचे पोलिंग बूथ। युवाओं में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। दांव पर बड़े बड़े नेताओं की साख। दिल्ली में वोटिंग के बीच सीलमपुर में जमकर हंगामा। बुर्का पहनी महिलाओं पर फर्जी वोटिंग का आरोप, तो जंगपुरा में भी हुई जमकर नारेबाजी। वोटिंग के बीच केजरीवाल को बड़ा झटका। केजरीवाल पर 5 धाराओं के तहत हरियाणा में एफआईआर दर्ज। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का बड़ा आरोप। महाकुंभ के 25वें दिन पीएम मोदी की संगम में आस्था की डुबकी। गंगा मां की पूजा अर्चना। गले और हाथ में रुद्राक्ष की माला। भगवा वस्त्र धारण किए पीएम मोदी के अंदाज ने सभी का दिल जीता। दिल्ली में वोट डालने के बाद राहुल गांधी सीधा पहुंचे बिहार। जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में हुए शामिल। कार्यक्रम को संबोधित कर बीजेपी आरएसएस को जमकर घेरा। मोदी सरकार को बताया दलित विरोधी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए फिलहाल वोटिंग जारी है। इस बार भी 3 प्रमुख पार्टियां आप, बीजेपी, कांग्रेस मैदान में है, पर टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एलजीवी के सक्सेना, विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुख्यमंत्री आतिशी और राहुल गांधी वोट डालने पहुंचे। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा मां सोनिया और पति बेटे के साथ वोट डालती दिखी। अरविंद केजरीवाल भी अपने माता पिता को व्हीलचेयर पर लेकर वोट डालने पहुंचे। तमाम दिग्गज नेताओं ने वोट डाला। तो वहीं दिल्ली की जनता भी वोटिंग के दौरान काफी ज्यादा उत्साहित नजर आई। दोपहर 1 बजे तक 33% से ज्यादा वोटिंग हुई और कई पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें भी देखी गई। तो वहीं 3 बजे तक 40% से ज्यादा वोट पड़े। कुल मिलाकर अच्छी खासी वोटिंग दिल्ली में जारी है। क्या है दिल्ली में वोटिंग का हाल? देखिए, दिल्ली में वोटिंग का हाल पिछली बार से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन और बेहतर होना चाहिए। जब इतनी कांटे की टक्कर हो रही हो और बकायदा कोई वीकेंड नहीं हो, लोगों को घर से बाहर आना चाहिए। जो जानकारी मिली है कि 3 बजे तक 46.7% वोटिंग अब तक हुई है। अगर ये वोटिंग 62% से जितना ज़्यादा होता चला जाए, केजरीवाल के लिए उतनी मुश्किलें बढ़ती चली जाएगी। और अगर वोटिंग पिछले बार से कम होती है तो केजरीवाल अभी भी रेस में बने रहेंगे, ये अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है और मुझे लग रहा है कि जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो ये 65% के आसपास पहुंचेगा। जी, तो दिल्ली में इस बार जनता का मूड कुछ और नजर आ रहा है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की हवा टाइट है। केजरीवाल खुद बौखलाए नजर आ रहे हैं। वोटिंग के दौरान कई जगहों से बवाल की भी खबरें सामने आई। दिल्ली के सीलमपुर और विश्वास नगर में जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी नेताओं ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया, जबकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कुछ महिलाएं बुर्के में फर्जी वोटिंग करने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं जंगपुरा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आए। जमकर वहां भी नारेबाजी की गई है। आप कार्यकर्ताओं की तरफ से चोर चोर के नारे लगाए गए। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया का विरोध करते नजर आए। कई इलाकों से विरोध की खबरें सामने आई। आम आदमी पार्टी के अंदर इतनी बौखलाहट क्यों है? देखिए, कल रात से ही आम आदमी पार्टी ने ये एक रणनीति बना ली कि दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ न कुछ करके दबाव देना है। कारण ये कि 5 लाख रुपए कैश नकदी पकड़े गए रंगे हाथ। किसके द्वारा? वो आतिशी मारलेने का पर्सनल स्टाफ के द्वारा। वो पैसे बांट रहा था, इसमें पकड़े गए ये लोग। जब सवेरा होता है तो सबसे पहले मैदान में कूदते हैं सौरभ भारद्वाज की दिक्कत यह है कि पोलिंग बूथ के बाहर बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई है, गाड़ियां क्यों नहीं आ सकती? ये प्रोटोकॉल है कि पोलिंग बूथ के 100 मीटर 150 मीटर दूर तक वहाँ पे व्हीकल्स जो है वो अलाउड नहीं होता है। लेकिन इन्होंने एक इस तरह का माहौल बनाया कि हमारे वोटर्स को लाने नहीं दिया जा रहा है, तो उस पर भी हंगामा हुआ।
पुलिस के साथ हाथापाई हुई। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को, जो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं अपनी सीट के ऊपर, उन्होंने अचानक से घर के ऊपर एक आरोप लगा दिया, यहां बीजेपी लोग पैसे बांट रहे हैं। कार्यकर्ता दोनों तरफ के आ गए, बहुत हंगामा हुआ। बाद में मनीष सिसोदिया को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। इसी तरीके से सीलमपुर में खबर आई कि वहां पे फर्जी मतदान हो रहा है। तो तरह तरह की खबरें आ रही है। ये खबरें इस बात को बता रही है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ये थोड़ी सी डेस्परेट हो गई है। इसके कार्यकर्ता जमीन पे उस तरह से नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दमखम दिल्ली की सड़कों पे नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि अब तो एग्जिट पोल आएगा, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन जो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में जो कुछ लोग बैठे हुए थे कि केजरीवाल का एक कोड है, दिल्ली में वो बीजेपी क्रैक नहीं कर पाती है, 60 से ऊपर ज्यादा सीटें लेकर के आएगी आम आदमी पार्टी, ये स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही। जी, तो वोटिंग के दौरान ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है, तो वहीं केजरीवाल वोटिंग के बीच ही बुरे फंस गए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में एफआईआर दर्ज की गई है। केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। केजरीवाल के खिलाफ एडवोकेट जगमोहन मनचंदा नाम के शख्स ने एफआईआर दर्ज करवाई है। जगमोहन मनचंदा ने केजरीवाल के बयान को दलगत राजनीति बताते हुए अदालत में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद केजरीवाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 192, 196(1), 197(1), 248(a), 299 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मुद्दे पर केजरीवाल पहले से घिरे हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को भी इसी मुद्दे पर जवाब दिया था, लेकिन अब एक नई मुसीबत केजरीवाल के सामने खड़ी हो गई है। इसके पहले सोनीपत में एफआईआर दर्ज, उसके बाद अब यहां से खबरें सामने आ गई। क्या ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है? देखिए, मुद्दा बड़ा होना ही चाहिए। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। इलेक्शन के समय आप इस तरह के भावनात्मक मुद्दे को उठा करके इस तरह का अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते। इस देश में झूठ बोलने के लिए सजा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि केजरीवाल जैसे लोग इस तरह का आरोप लगा दें कि हरियाणा वाले जहर मिला रहे हैं यमुना की नदी में। इस तरह के आरोप तो कभी कोई दुश्मन देशों के खिलाफ नहीं लगाता, लेकिन आप इतने डेस्परेट हो गए कि लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए आपने इस तरह का बयान दिया। आपसे सवाल जवाब किया गया। इलेक्शन कमीशन तो इसमें से भी टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। आपने कोई एक्शन नहीं लिया। केजरीवाल की नॉमिनेशन को ही रिजेक्ट कर दिया होता, फिर कभी कोई इस तरह की हिम्मत नहीं करता बोलने की। लेकिन वो सरकारी हिसाब से जवाब उसने दे दिया। ये नहीं बताया किसने मिलाया जहर, कहाँ मिलाया गया, किस क्वांटिटी में मिलाया गया, आपको कैसे जानकारी मिली, कैसे दिल्ली के इंजीनियर्स ने कहाँ उसे डिटेक्ट किया, कहाँ रोका। पिन पॉइंटेड सवाल थे। इसने हवाबाजी कर दी क्योंकि ये जानता है कि इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन प्रधानमंत्री नाराज है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नाराज है, और अब ये केस लगातार हो रहा है। इसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी, तो दिल्ली में वोटिंग के बीच केजरीवाल बुरे फंसे हैं, तो वहीं आज वोटिंग डे के दिन पीएम मोदी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। भगवा रंग का वस्त्र पहने मोदी ने स्नान करने के बाद गंगा को प्रणाम करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य भी दिया। उन्होंने संगम तट पर ही गंगा जी की पूजा अर्चना की, देशवासियों के लिए कुशलता की कामना की। पीएम मोदी प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरे, फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए डीपीएस स्कूल के ग्राउंड पहुंचे। इसके बाद अरैल घाट से नाव से पीएम संगम नोस पर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर किसी भी आम जनों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आज दिल्ली में भी वोटिंग, मिल्कीपुर में भी चुनाव है और पीएम मोदी की संगम में डुबकी। देखिए, प्रधानमंत्री को संगम जाना ही था क्योंकि वहां घटना घटी। उसके बाद ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नहीं जाने वाले हैं, लेकिन बाद में ये सफाई दी गई कि नहीं, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। वहां जाने से क्या हुआ? विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को और वो तमाम लोग जो इस महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको एक करारा जवाब मिला।
प्रधानमंत्री अगर नहीं गए होते तो ऐसा लगता कि एक गिल्ट, एक गलती की वजह से योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री खड़े नहीं हैं। वहाँ के अधिकारी जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे वहाँ पे आईएएस अधिकारी हो, चाहे वो तमाम जो कमिटी जो इस पूरे आयोजन का देख रेख कर रही है, दे आर डूइंग ट्रिमेंडस जॉब। और ऐसे मौके पे लीडर्स को अपने कर्मचारियों, पुलिस, सरकार, तमाम अधिकारियों के साथ खड़ा होना ये दायित्व होता है। योगी आदित्यनाथ ने काम पहले किया, आज प्रधानमंत्री मोदी वहां जाकर पीठ थपथपाकर योगी आदित्यनाथ और ये महाकुंभ ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम लोग, पुलिस और प्रशासन के लोग, उनको बहुत बड़ा हौसला दिया है। जी, आज की आखिरी खबर में बात राहुल गांधी के बिहार दौरे की। दिल्ली में वोट डालने के बाद राहुल गांधी सीधा बिहार पहुंचे, जहां वो जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम को राहुल गांधी ने संबोधित भी किया। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी रिप्रेजेंटेशन की बात करती है, जबकि असल में उन्हें पावर देने की जरूरत है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को दलित विरोधी बताया। राहुल गांधी ने हाथ में संविधान दिखाकर कहा कि आरएसएस और बीजेपी संविधान के सामने माथा टेकते हैं, पीठ पीछे इसे खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दलित समुदाय के लोग लीडरशिप में आए। देश के टॉप 10 कंपनियों के मालिक में दलित भी शामिल हो। राहुल गांधी ये कार्यक्रम दिल्ली में भी कर सकते थे, लेकिन बिहार क्यों पहुंचे? क्या फोकस बिहार चुनाव को लेकर है? देखिए, फोकस बिहार चुनाव को लेकर के इसलिए है कि आरजेडी की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि पिछली बार हम लोगों से गलती हो गई, हमने 70 सीट देकर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए हम चुनाव हार गए। जो आरजेडी की तरफ से खबर आ रही है कि वो लोग इस बार 35 सीटें देना चाह रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको 35 सीटें देंगे। कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है और उसी के तहत ये लगातार ये दूसरी बार बिहार का दौरा हुआ है राहुल गांधी का। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं और कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। ये किस व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है ये? भाई, हम लोग बिहार में जन्मे हैं, कभी नाम नहीं सुना, ये हमारी कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई कोई बहुत बड़ा महापुरुष हो जो पब्लिक मेमोरी में नहीं हो। और खैर चलिए, कांग्रेसी को याद रहा तो राहुल गांधी वहां जाते हैं और फिर एक कॉमेडी कर देते हैं। भाई, वहां पे उन्होंने कह दिया जगतलाल चौधरी, जगत चौधरी। नाम भी आप किसी महापुरुष की 130वीं जयंती आप मना रहे हो और नाम ही गलत ले रहे हो। तो ये बताता है कि ये लोग, राहुल गांधी वहां पे गए कास्ट सेंसस, दलित, ओबीसी, है ना, ये करने के लिए गए। अब राहुल गांधी को ये समझ में आना चाहिए कि आप अभी 2022 के बाद से ये जाति जाति शुरू किए हो। वहाँ नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब कास्ट पॉलिटिक्स के पीएचडी होल्डर हैं। अभी आप नौसिखिया, अभी कास्ट पॉलिटिक्स के एबीसीडी आप सीख रहे हो, वो आप पीएचडी होल्डर है। तो ये काम वैसे भी मिसगाइडेड मिसाइल की तरह राहुल गांधी वहां बिहार में जाकर के मिसफायर कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।